शुरुआत करते हैं योर स्टॉक। जी हाँ, एक ऐसा शो जहां पर हम सीधा जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ और उनके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि जैसा बाजार है आपको जरूरत है मार्गदर्शन की। और ऐसे में अगर आप भी अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, झटपट नंबर्स आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश किए देते हैं, जहां पर अपने सवाल एसएमएस के जरिए पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर खरीदा है, कब तक उसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि उसी बेसिस पर हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देते हैं। शॉर्ट टर्म है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह या रणनीति सुझाएंगे। लेकिन चलिए, आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे जो है वो जुड़ गए हैं। हरीश, हाय, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका योर स्टॉक में। बाजार से जुड़ा सवाल आपसे मैं पूछूं उससे पहले एक बाजार का चेक दर्शकों को बता देते हैं, जहां पर पुरजोर कोशिश की जा रही है बाजार की कि थोड़ा सा ऊपर आए और अहम सपोर्ट लेवल के आगे निकलने की कोशिश करे। लिहाजा अगर आप निफ्टी को भी देखें तो लगभग 2050 के बेहद करीब कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम ब्रॉडर मार्केट भी देखें तो वहां पर भी हमें लगभग 1/4% तक की तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। खरीदारी का हल्का फुल्का मोमेंटम वहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप के लिहाज से बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जोश ऑलमोस्ट मेजर इंडिसेस के मुकाबले सेम ही है, काफ़ी फ्लैट, लेकिन ग्रीन जोन में फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आप देख सकते हैं, मुनाफा वसूली ऑटो में साफ तौर से दिखाई दे रही है, लगभग 0.1% की कमजोरी पूरे इंडेक्स पर दबाव के लिहाज से। वहीं आईटी भी अभी फिलहाल थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार फिर से पीएसयू बैंकों का पूरा जो सेक्टर है 1/4% मजबूती के साथ यहाँ पर बना हुआ है। फार्मा काफ़ी रेंज बाउंड लेकिन मार्जिनल अप ग्रीन टेरिटरी में। एफएमसीजी काफ़ी फ्लैट, लेकिन आपको बता दें कल के सत्र में एकलौता इंडेक्स था जहां पर हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी और आज काफ़ी फ्लैट, लेकिन ग्रीन में एफएमसीजी। मेटल्स हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा 1% की तेज़ी के साथ पूरा इंडेक्स कारोबार कर रहा है। रियलिटी पर दबाव है और इसके साथ साथ अगर आप देखें डिफेंस लगभग 1.5% ऊपर है इंडेक्स के लिहाज से। ऑयल और गैस और हेल्थ केयर में भी हम देख रहे हैं कि मार्जिनली अब काफ़ी रेंज बाउंड कारोबार हो रहा है। हरीश के साथ अब हम जुड़ते हैं, क्योंकि हरीश अब बाजार काफ़ी सीमित दायरे में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप देखें तो कमोबेश सेम ही है, 1333 डिक्लाइंस है, 1333 एडवांसेस हैं। तो अब बहुत अहम ट्रैजेक्टरी पर आज के दिन के लिहाज से बाजार पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइएगा 2050 और उसके ऊपर के लेवल का क्या आप इंतजार कर रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग कविता जी। बिल्कुल, अगर देखा है तो हम इस हफ्ते के शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे कि इस इंडेक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है और 24,150 का लेवल तोड़ने के बाद हमें लगातार सेलिंग देखने मिल रहा है लास्ट 2-3 दिनों से। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो हम लोग लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25,000 के आसपास, मुझे लग रहा है कि इंडेक्स ऑलमोस्ट उसी के आसपास है। और मुझे लग रहा है कि की सपोर्ट जोन रहेगा 25,000 से लेकर 24,950 के। मुझे लग रहा है कि इसके बीच में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बॉटम आउट हो सकता है शॉर्ट टर्म में, और रिकवरी भी देखने मिल सकता है अगर ये लेवल टिक पाते हैं तो। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि 24,150 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वहां तक मुझे लग रहा है कि एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर 24,950 होल्ड कर पाता है तो। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन एक्सपेक्टेड था हम लोगों को वो जो आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा ओवरसोल्ड सिनेरियो भी इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप्स आता है तो यहाँ करंट लेवल्स पे और थोड़ा नीचे लेवल पे बाइंग कर सकते हैं, और 24,900 का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं इंडेक्स में, और 20,150 का ऊपर की ओर रेजिस्टेंस जोन के लिए टारगेट्स बन सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखिए लगातार हमने 55,000 का लेवल होल्ड कर पा रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि क्लियरली एक स्ट्रेंथ है या इंडेक्स में। तो जब तक 55,000 के ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बना ही रहेगा। तो ऊपर की ओर रेजिस्टेंस की बात करते हैं 55,600 से लेकर 700 के आसपास तक है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत एक रिवर्सल देखने मिल सकता है जल्दी ही, अगर निफ्टी भी रिवर्स होता है तो। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे तो बिल्कुल शॉर्ट जाने की अवॉइड करना चाहिए, और नीचे मिलता है तो मुझे लग रहा है बाय कर सकते हैं निफ्टी में। चलिए, तो थोड़ा सा इस बाजार में लेवल्स का आपको ध्यान रखना होगा। एक रणनीति जो हरीश जी ने बताई, उस रणनीति के तहत इंडेक्स स्तरों पर आपको अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को आज के लिए आगे बढ़ाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने पहले लाइव कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, इंदौर से बोल रहा हूँ। इंदौर। पोहे जलेबी नाश्ता हो गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल हो गया। बड़ा ही खूबसूरत शहर, बड़ा मेरे दिल के बड़ी करीब है इंदौर, और खजराना के बिल्कुल, गणेश बिल्कुल आइए। मंदिर की एक विशेष मेरी दिल में जगह है। बड़ा ही प्यारा, सुंदर, स्वच्छता के लिए अपनी खास पहचान रखता है। हमें हाँ। बताइए क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया? मेरा त्रिवेणी टरबाइन का है जी, मैंने 715 रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो काफी लॉस चल रहा है, तो उसका क्या रखना है, कितना निकालना है, क्या करना है? ठीक है, चलिए, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर ख़रीदारी है और अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर होता हुआ लगभग 50,000 के करीब इनका नुकसान जा रहा है इस वक्त हरीश, और 3.25% पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक गिर चुका है। 6 महीने में देखें तो लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली, और इस साल अब तक, मतलब आप देखिए, इस साल अब तक 31.5% ये स्टॉक गिरा है। मतलब लगातार एक गिरावट का ही ट्रेंड इसमें नजर आया। त्रिवेणी टरबाइन क्या करना चाहिए हरीश जी? बहुत आवश्यक है उनको बेहतर सलाह देना। बिल्कुल प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो टिवेंट अर्बन हमने कैपिटल गुड्स में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल रहा था, उसके चलते टिवेंट अर्बन में भी एक करेक्शन एक्सपेक्ट किया था, उसी के हिसाब से इंडेक्स नीचे की ओर फिसला हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक है अभी फिलहाल के लिए एक इमीडिएट की सपोर्ट जो आसपास के पास आ चुका है, जो कि मुझे लग रहा है कि 500 के आसपास है। तो देखा है तो लास्ट 3-4 हफ्तों से 500 का लेवल टिक होल्ड कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, एक माइनर पॉइंट बिल्कुल देखने मिल सकता है, जहाँ पे ऊपर की ओर 600 और 600 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 580 का, उसके बाद 600 का। तो मुझे लग रहा है कि वहां तक एक्सपेक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन जो भी है, मुझे लग रहा है कि 500 का जो सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट बन के रहेगा। इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि इसी के स्टॉक के साथ इनको होल्ड रख सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो अगर ऊपर मिलता है तो मुझे लग रहा है कि वो एग्जिट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। नहीं तो मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से है तो मुझे लग रहा है कि इनका बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टॉक स्ट्रक्चर है अभी भी लॉन्ग टर्म चार्ट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। जो भी है, मुझे लग रहा है कि जो करेक्टिव फेस था तो अभी भी शायद हो सकता है जल्दी खत्म हो सकता है, और यहाँ से रिकवरी भी देखने मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर के और 580 से लेकर 600 के आसपास आता है तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे एग्जिट करने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेवल्स बता दिए गए हैं, वहां पर अगर आप चाहें तो एग्जिट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं। योर स्टॉक में अब वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजस, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। आपकी आज की पिक तो बताइएगा, लेकिन उससे पहले बाजार की चाल पर भी आपका नजरिया बताएं। गुड मॉर्निंग कविता जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सो बाजार की बात करें तो निफ्टी अभी 25,000 के साइकोलॉजिकल सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 25,000 और 24,800 ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। जब तक ये दोनों लेवल्स इंटैक्ट है, हमें लग रहा है कि निफ्टी आने वाले दिनों में यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। और जो स्टॉक मैंने ऑप्शन के चैंपियन के लिए चुना है आज, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने रिसेंटली अभी लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया था ऑन अ डेली चार्ट ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, और उसके बाद लगातार स्टॉक हायर हाई बना रहा है। कल के सत्र में हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी स्टॉक में ऊपरी स्तरों से। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। सो आने वाले दिनों में ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करें 870 का जो कॉल है अक्टूबर एक्सपायरी का, जो करीबन 21 के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो 20 से लेके 21 के बीच में इसको अक्यूमुलेट करिए फॉर टारगेट ऑफ 28 एंड 35 ऑन दी हायर साइड। और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 14 का। सो इसमें जो अधिकतम मुनाफा होगा वो होगा 10,500 का, और अधिकतम नुकसान होगा 5,250 का। तो तेजस, आपके मुताबिक यहाँ पर एसबीआई में आप कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और लक्ष्य आप बता रहे हैं 28 से 35 का, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी 14 का, मुनाफा जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं लगभग 10,500, और नुकसान यहाँ पर 5,250 का आंका जा रहा है। तेजस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी रणनीति बताने के लिए। और एक डिस्क्लेमर भी आपको दिए देते हैं, क्योंकि एफएनओ में ट्रेडिंग करना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें और किसी से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में, लेकिन हरीश हमारे आज के एक्सपर्ट बने हुए हैं, दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। नंबर फ्लैश कर देते हैं, इस नंबर पर एसएमएस भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और लगातार आपके सवालों को तो हम शामिल कर ही रहे हैं। खबरों पर भी हमारी नज़र है और आईपीओ बाजार पर भी हम लगातार आईपीओ बाजार को ट्रैक कर रहे हैं और आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस की आज लिस्टिंग हो चुकी है। लिस्टिंग के बाद अब कंपनी की क्या आगे की योजनाएं हैं, जुटाई गई रकम का कंपनी किस तरह से इस्तेमाल करेगी, इन सारे पहलुओं पर और कारोबार पर बात करने के लिए कंपनी के सीएमडी सुनील कुमार पिल्लई और प्रमोटर और ईडी कृष्णराज शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो बधाई हो। लिस्टिंग की एक बहुत ही अहम मुकाम होता है किसी भी कंपनी के लिए, एक ऐसा पड़ाव जो कहीं ना कहीं उसके आगे की दिशा और बाकी योजनाओं को एक तरह का अलग मुकाम देता है। तो हमें सबसे पहले बताइए कि अपने कारोबार और बाकी चीज़ों के बारे में बताइए कि किस तरह का कारोबार है ये और आने वाले कुछ सालों में कौन कौन से ग्रोथ ड्राइवर्स और पहलू होंगे जो कंपनी को और ज़्यादा मजबूती देंगे। प्रशांत जी नमस्कार। जी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हमारा जो यूनिकनेस है जो मार्केट में है अभी फिलहाल, तो मार्केट में हमारा जो यूनिकनेस है, हमारा जो गो टू मार्केट एंड सर्विसिंग द कस्टमर्स, ये कुछ नया है मार्केट के लिए। तो मार्केट हमारा जो परफॉर्मेंस है दैट विल रीडिफाइन द मोमेंट्स फॉर एवरीवन। एज फार एज द अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न्ड, काफी हेडरूम है हमारे पास in terms of growth because of AI and many other sectors which is adopting to those AIs, that is giving us a greater opportunity to address. So we see a strong position of us in the coming future. Thank you. लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल ग्रोथ प्लान्स हम समझना चाहें, अगले 2 से 3 साल का अगर नज़रिया मुझे लेना हो तो क्या पाइपलाइन में है, किस तरह के प्रोजेक्शंस हैं? कृष्णा जी अगर आप जवाब देना चाहें। Ajay, thank you. Thanks for the opportunity given here to be on the television. If you look at our past, we have been growing close to around 20% CAGR on the revenue side and more than 20% on our profitability. I am very confident that our 18 years of history, what has given us a strength and vision to take this forward in the pace of that growth, I think we will continue to do that. We are committed towards that. Looking at the technology landscape which we are in, looking at information security, cyber security to simplify it, has always been evolving. It's a greater opportunity for us to be in that sector. As Mr. Sunil mentioned, talking about AI, artificial intelligence, I think that will bring another wave of opportunity for us, especially in cybersecurity and data management side, which we've been actively participating. I think we are looking forward for that. The third sector, I would say that cloud, that's another opportunity of growth, opportunity window for us. So these 3-4 of them are growth drivers for us for the future. In adding to these 3 growth drivers, we are also expanding to new geographies, which actually will bring in more revenue, more profitably into the organization. Especially these regions are, majority of them are from growing nations. So I think our learnings in India, when we go outside the country to the growth, looking out for the growth towards the Southeast Asia, I think that learning which we have accrued in India, I think would give us a lot of speed and pace to catch up the market in that sector especially. So looking at technology expansion, looking at geography expansion and expanding our offerings, I think these 3 are our growth drivers for next couple of years. We have just touched the tip of the iceberg. I think the race is just begun.
बेहतर, लेकिन चूंकि आपने नई ज्योग्राफीज का जिक्र किया, खासतौर पे साउथ एशिया का विशेष रूप से फोकस आप लोग का रहेगा। मैं जो क्लाइंट बजट एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर भी थोड़ा सा समझना चाहता हूं, और पिल्लई जी आपके पास मैं आऊँगा इस सवाल के साथ कि चूंकि दुनिया बदल रही है और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी कहीं ना कहीं ग्लोबली कुछ ऐसी टेंशन आ जाती है जो बहुत ज़्यादा अगर ग्लोबल फेसिंग कंपनियों को या फिर आईटी सॉल्यूशंस या साइबर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को बहुत हद तक प्रभावित भी करती हैं, आईटी सेक्टर और आप तरह की कंपनियां उनमें प्रमुख हैं। तो किसी तरह की चिंता वहां को लेकर या रणनीति में कोई आने वाले वक्त में बदलाव नजर आएगा? सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कृष्णा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? हाँ जी प्रशांत जी, अभी आ रही है। जी जी, ठीक है। मैं यही जानना चाह रहा था कि चूंकि कृष्णा जी बात कह रहे थे। हाँ जी, अभी पहुंच रहे। या जी 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 जी। पिल्लई साहब, जो साउथ एशियन रीजन की बात हो रही है और ग्लोबल जो एक टेंशन रहती है ग्लोबल फेसिंग कंपनियों को, हाल फिलहाल जिस तरह की स्थितियां रही हैं, उसमें बजट एक्सपेक्टेड जो क्लाइंट वाला पोर्शन है उसमें किसी तरह की चिंता और उसमें क्या रणनीति आगे लेकर चल रहे हैं? देखिए जी प्रशांत जी, द मार्केट जो हम बात कर रहे हैं, देयर इज अ ग्रोइंग मार्केट। तो इसमें जो ना बजट का जो है, बिकॉज ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड दिस आर रेलेवेंट, उनके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे उनको तो प्रोटेक्ट करना ही है, बिकॉज दैट इज व्हाट द सर्विसेज दैट दे गिव टू देयर कस्टमर्स। तो इस सिलसिले में तो उनका जो बजट होता है, हाँ यहाँ वहाँ थोड़ा सा मे बी द कॉर्नर्स में गेट कट, but otherwise on a critical infrastructure I don't think so there would be any haircut on the budget. लेकिन साथ ही क्योंकि अब प्रोडक्ट लॉन्चेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग हो रही होगी, तो आने वाले कुछ महीनों में अगर हम समझना चाहें तो कौन से सेगमेंट में किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्चेस प्लान्ड हैं, कृष्णा जी अगर आप बताना चाहें। हाँ जी मैडम, we have actually launched 2 sectors which we call it as one is cloud offering. Okay, that's one which we have adopted around 2.5-3 years back. That's one of the technology vertical on which we are going to add a lot of new offerings, new products. As you said, we don't call it as a product, but we call it as a solution. So that is one sector which is going to give a lot of boost for us with new offerings, added technologies, as you mentioned. एंड चौथा सेक्टर है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टू डू विद एप्लीकेशन डेवलपमेंट, the whole life cycle of application from the development to the publishing of the application to the user, which is launching of the application. So there is a great demand which is coming in this 2 sector. One is cloud and other one is application life cycle management. Kyunki application adoption has become a center of any business today. If you look at, we call this as an app-driven economy today. That means everything is around application. आप चाहे फूड सप्लाई सेक्टर को देखिए, कोई पॉपुलर ब्रांड्स को, या रिटेल सेक्टर को देखिए, बैंकिंग सेक्टर को देखिए, आप एवरीथिंग इज अराउंड एप्लीकेशन। हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। पहले हम बैंकिंग के लिए ब्रांच तक जाते थे, अभी नहीं जाते हैं। तो एवरीथिंग इज ऑन आवर पम्प्स विच इज ऑन आवर मोबाइल। So there is a great scope around application development, testing, performances, availability, scalability of these applications. वो बहुत बड़ा opportunity है हमारे लिए, looking at for next 3 to 4 years growth. चलिए, मौके बहुत सारे हैं, संभावनाएं भी बहुत सारी हैं, और इसीलिए एक बार फिर से मुबारकबाद और शुभकामनाएं आपके आगे के भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़े हमारे साथ और बातचीत की। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक के इस एडिशन को फिलहाल हम यहीं समेटते हैं, लेकिन मैं और प्रशांत आपके साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार एक नए मेहमान और आपके सवालों के जवाब। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल।
आधा घंटा पूरा हो चुका है और इस आधे घंटे में आपके पास मौका है अपने सवाल हम तक पहुंचाने का, तो फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। खास एक्सपर्ट भी हमारे साथ अभी थोड़े पलों में जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए कि आप अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं। तो तरीका बेहद आसान है। ये जो स्क्रीन के आधे हिस्से में आपको नंबर फ्लैश होता दिख रहा है, सोशल मीडिया एड्रेसेस दिख रहे हैं, यूट्यूब के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको रास आता हो वहां पर अपने सवाल पोस्ट कीजिए, अपना और अपने शेयर का नाम सबसे पहले लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है, किस भाव पे लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। उस आधार पर हमारे एक्सपर्ट आपको राय देंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राजेश भोसले साहब। थैंक यू सो मच राजेश जी, अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, लेकिन मैं दर्शकों के सवालों को तो लूंगा ही, लेकिन बाजार पर भी आपका नजरिया चाहिए होगा। लगातार हम देख रहे हैं कि एक नैरो रेंज में बाजार, अब देखिए 25,000 फिर भी बचा हुआ है, अब ये ना टूटे, बस यही इसी की एक आशंका बनी हुई है। और बैंक निफ्टी देखिए 55,000 के लेवल को ये भी अभी थामे हुए हैं। हालांकि दोनों ही इंडेक्स जो हैं वो लाल निशान में कारोबार करते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल से तो आज सुधरता हुआ नजर आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ा सुधार है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन इस वजह से भी हमें साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तो बताएं राजेश, क्या राय होगी बाजार पर आपकी? जी नमस्कार प्रशांत जी, मॉर्निंग। देखिए बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पे मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है। सितंबर के स्टार्ट में हमने देखा था कि एक काफी शानदार रैली स्टार्ट हुई थी 24,400 से 25,400 तक। उसके बाद अभी लास्ट एक हफ्ते से प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी प्राइजेस जो है 20 EMA के आसपास आ गए हैं एंड यहाँ पे जो रैली मैंने मेंशन किया है उसका एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है तो वापस एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है 25,300 25,400 लेवल्स तक। बट अगर ये लेवल्स ब्रेक करते हैं तो ये करेक्शन जो है एक्सटेंड हो सकता है पॉसिबली टुवर्ड 24,800। तो आज के क्लोजिंग में 25,000 कैसे मार्केट होल्ड करता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हैविंग सेड दैट ब्रॉडर मार्केट्स में कहीं ना कहीं आज एक बेटर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, तो वहां पे फोकस करना चाहिए। इंडिविजुअल पॉकेट्स में काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। चलिए, इंडिविजुअल पॉकेट्स में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और मेरे ख्याल से उसी तरह की रणनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए राजेश जी, दर्शकों के साथ जुड़ना शुरू करते हैं और राकेश हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। राकेश कुमार सिंह, नमस्कार सिंह साहब, कैसे हैं? नमस्कार मैम, ठीक है मैम। बताइए, टाटा मोटर्स में खरीदारी की हुई है? हाँ मैम, 717 पे लिए हुए हैं, 60 ओके। तो वो तो डेली गिरते ही जा रहा है मैम। हाँ बिल्कुल, टाटा मोटर्स में बहुत सारे दर्शकों के सवाल लगातार आ रहे हैं और हाँ काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, काफ़ी समय से अंडर परफॉर्मर भी रहा है। राजेश जी, हालांकि इनकी बाइंग लेवल आपको कैसी लगती है? 717 है। अच्छा राकेश जी, कितना लंबा रुकना चाहते हैं? आपने क्या नज़रिया यहाँ पे लॉन्ग टर्म का रखा हुआ है? हाँ मैम, जब तक प्रॉफिट में ना आ जाए। जब तक प्रॉफिट में ना आ जाए, ठीक है। तो बताइए चार्ट्स के मुताबिक राजेश जी, कहाँ आपको लगता है कि प्रॉफिट आने की संभावना है और कितना रुकना चाहिए? शॉर्ट टर्म है कॉल तो फिर स्टॉप लॉस बताइएगा। अच्छा, अगर यहाँ से निकल कर यहाँ पे थोड़ा सा घाटा बुक करके ज़्यादा मुनाफे के लिए अगर कहीं पर जाना हो राजेश जी, तो वो भी आप रेकमेंड कर दीजिएगा इनको। जी कविता जी, देखिए हाल फिलहाल की बाइंग दिख रही है और स्टॉक अगर आप देखिए तो रिसेंटली अपने 200 DMA के ऊपर होल्ड करा था, बट आज खबरों के चलते आज कहीं ना कहीं स्टॉक में जो है वीकनेस दिखाई दे रही है। एक्सपेक्टेड है कि ये जो वीकनेस है पॉसिबली एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 630 से 620 लेवल्स। हैविंग सेड दैट, मैं इनको सलाह दूंगा कि अगर बने रह सकते हैं तो होल्ड रखिए। अगर इनफैक्ट कोई फर्दर डिप आती है 620 630 के आसपास तो वहां पे ऐड कीजिए। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं एक बेस बन रहा है 200 वीकली मूविंग एवरेज पे, तो यहाँ पे बेस बन रहा है, तो यहाँ पे लोअर लेवल्स पे ऐड करना चाहिए। ऑन द हाई साइड वापस 700 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे एक बार पोजीशंस को लाइट करता है और इनफैक्ट अगर 700 के ऊपर सस्टेन भी करता है तो पॉसिबली स्टॉक जो है 800 भी लेवल से रिटेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए पेन है, बट ऑटो सेक्टर पे काफी बुलिश व्यू है। नीचे के लेवल्स पे अगर आप टाटा मोटर्स को ले तो आने वाले महीनों में एक परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लोअर लेवल्स पे ऐड करने की सलाह आपको मिलती हुई, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगले लाइव कॉलर उदय दलवी साहब को जोड़ते हैं। उदय साहब नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं?
सर मैं वाशी उदय दलवी वाशी नई मुंबई से बोल रहा हूँ। अरे वाह वाह, चलिए बताइए क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक लिया आपने? सर मैंने TVS 1000 शेयर लिए हुए हैं। अच्छा। 152 के एवरेज प्राइस के ऊपर। टीवीएस सप्लाई चेन ना? यस करेक्ट। ठीक है। शेयर 152 के एवरेज के ऊपर। मैं जान सकता हूं कि आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का? लॉन्ग टर्म का सर। चलिए बहुत अच्छे, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ऊपरी स्तरों की थोड़ी खरीदारी है राजेश, 152, और जितने स्टॉक इन्होंने होल्ड किए उस हिसाब से इनको 22,740 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 3% से ज्यादा टूटा है ये स्टॉक का। पिछले 6 महीने में अगर देखें तो लगभग 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है, और इस साल अब तक ये 27% टूट चुका है। हालांकि इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी देख लेते हैं। पिछले 1 साल में भी गिरावट का ही माहौल रहा है। लॉन्ग टर्म देना चाहते हैं, 152 की इनकी बाइंग है। बताइए टीवीएस सप्लाई चेन जो लगातार पिछले 1 साल से गिरावट का शिकार हो रहा है, कोई गुंजाइश है उछाल की? जी प्रशांत जी, ओवरऑल अगर आप इसका 6 मंथ्स का चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं 110 के आसपास स्टॉक में बेस बना है। एंड हमने रिसेंटली देखा है कि अगस्त सितंबर में कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह होगी। नीचे में अगर आप देखें तो 120 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 137 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया है और 200 DMA भी कोइंसाइड कर रहा है। तो 137 के आसपास चार्ट्स को रीचेक करना होगा। अगर यहाँ पे अगर मोमेंटम अगर रहेगा, पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, तो पॉसिबली जो स्टॉक है 152 जो इनकी बाइंग लेवल है तो वो रिटेस्ट कर सकता है। पॉसिबली 160 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 120 का अच्छा बेस है, तो उस स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए होल्ड रखना चाहिए। चलिए, तो स्टॉप लॉस के साथ टीवीएस में आपको यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। मुकेश कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। गाजियाबाद से। बताइए सर, बंधन बैंक में खरीदारी कर रखी है आपने? जी मैडम, बंधन बैंक के 400 शेयर हैं 211 रुपए के रेट पर। मैडम जब से लिया है इसने हमें बंधन में बांध के रख दिया इसने तो। चलिए, ये आपने अच्छे से जोड़ा है, और आपके लेवल पे जिसने भी खरीदारी कर रखी मुझे लगता है उनका भी यही अनुभव होगा। सर बताइए, जब लिया था तो कितना लंबा रुकने की मंशा थी? ये तो मैडम मैं लंबे समय के लिया था, देखा था IPO प्राइस काफी हाई से नीचे आया, मैं तो ले लेते हैं बोल के लिया था जो, उसके बाद तो नीचे। अच्छा, ये वाकई बहुत दर्शकों की शिकायत होती है राजेश जी, जो भी लेते हैं और लेने के बाद स्टॉक्स जो गोता लगाते हैं तो बोलते हैं हमने जब से लिया तब से लगातार ही नीचे जा रहा है, पता नहीं किस लेवल पर ले लिया था। लेकिन यहाँ पर तो मुकेश जी ने अच्छा काम किया, इन्होंने हाई के बाद खरीदारी की है, पर फिर भी ऊंची है मुकेश जी। चलिए बताते हैं कि चार्ट्स के मुताबिक राजेश क्या सलाह देते हैं आपको। 211 रुपए की बाइंग प्राइस है राजेश, क्या कहिएगा? जी कविता जी, ओवरऑल एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है बंधन बैंक एज कम्पेयर टू अगर आप अदर पीएस देखें, जैसे कि RBL हुआ, AU बैंक हुआ या फिर सिटी यूनियन बैंक हुआ, तो एज कम्पेयर टू दैट बंधन बैंक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बट अभी फिलहाल स्टॉक जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के लिए अराउंड 150 से 160 के जोन में काफी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे हमने देखा था कि मई में एक बुलिश गैप रह गया था एंड यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई थी। तो अभी फिलहाल रैली के ओरिजिन पॉइंट के आसपास ट्रेड करा है। तो अभी फिलहाल 150 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। एंड यहाँ से जो भी बाउंस आता है टुवर्ड्स 170 से 175, तो वहाँ यहाँ से एग्जिट करके जो दूसरे काउंटर्स है जैसे कि AU बैंक हुआ या RBL बैंक हुआ, तो उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से निकल के वहाँ पे शिफ्ट करने की सलाह होगी ऑन द हायर लेवल्स। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ सर। जी बताइए, क्या मदद की जाए आज आपकी? मेरे पास इम्प्योर फार्मास्यूटिकल्स के 750 शेयर्स है, 1460 का बैंक प्राइस है। ठीक है, ये हम थोड़ा प्राइस करेक्ट करेंगे। 1460 की 1560, जरा बताइए। 1460। ठीक है 1460, 100 रुपया कम यहाँ पर, ये थोड़ा ऊपर की प्राइस है, लेकिन फिर भी ऊपरी स्तरों पर खरीदारी है। कितना टाइम देना चाहते हैं प्रभाकर? सर लिया था तो 6 महीना लगभग तो हो गया है। अभी बाइंग प्राइस आया गया, तब तक रुकने का सलाह दे। ठीक है चलिए राजेश जी, एमक्योर फार्मा
1460 की इनकी बाइंग है और फिलहाल यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान इनको होता हुआ। बताइए क्या सलाह होगी? प्रशांत जी, जब एमक्यूआर फार्मा का चार्ट दिखता है तो दिखाई देता है कि जब भी ये स्टॉक रैली करता है तो काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहता है, बट जब करेक्ट करता है तो ग्रेजुअली करेक्ट करता है। तो इस अभी भी अगर आप देखें तो लास्ट 2 हफ्ते से करेक्शन आ रहा है, बट ग्रेजुअली आ रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक में होल्ड रखने की सलाह रहेगी। कोई भी इनफैक्ट डिप आता है 1200 के आसपास तो वहां पे ऐड करना चाहिए। यहाँ पे जुलाई का स्विंग लो और 200 डीएम है। अगर आप आरएसआई का भी बेस देखें तो 40 के आसपास बेस बनता है एंड वहां से मोमेंटम देखने को मिलता है। तो होल्ड रखिए, 1200 के आसपास आता है वहां पे ऐड कीजिए। अपसाइड में अगर आप देखें तो मोमेंटम रैली आता है तो वापस 1450 1480 देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड रखने की सलाह होगी की सलाह। और 1200 का लेवल आता है तो और उसमें ऐड कर सकते हैं, यानी एवरेज करने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई आगे के लक्ष्य भी आपको बता दिए गए। चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक। हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। राजेश भोसले हमारे आज के मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और राजेश जी यूट्यूब से लेते हैं संजय जी का सवाल। और आईडीएफसी बैंक में ये कह रहे हैं उन्होंने खरीदारी कर रखी है, नज़रिया हमें नहीं पता, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस 89 की है और 300 क्वांटिटी इन्होंने अपने लिए खरीद रखी है। तो फिलहाल तो घाटे में है, लेकिन बाइंग प्राइस कितनी ऊंची आपको लगती है? नियर टर्म आउटलुक स्टॉप लॉस के साथ। जी कविता जी, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं 68 के पास एक हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और 3 हफ्ते पहले एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ओपन लो मारूबुजो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 67 के आसपास बेस बन रहा है जहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज है। तो 67 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक जो है वापस 77-78 लेवल से रीटेस्ट कर सकता है एंड 78 क्रॉस करता है इस स्टॉक में एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 90 लेवल्स। तो अभी फिलहाल के लिए 67 एक बेस है, तो स्टॉप लॉस को रखे हुए होल्ड रखना चाहिए। चलिए, तो ये है राय आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर इस वक्त मिलती हुई। अब कुछ अहम खबरों पर जरा फोकस करते हैं। फेस्टिवल की शुरुआत डिजिटल ट्रांजैक्शन में फॉर्मूला 1 वाली रफ्तार से हुई है और इस धमाकेदार शुरुआत की वजह है जीएसटी 2.0। बम्पर डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो सच में F1 रफ्तार वाले हैं। डिटेल्स के साथ अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, डिजिटल दुनिया में धमक और जीएसटी 2.0 रिफॉर्म, ये सारी चीजें एक तरह का बूस्टर का काम कर रही हैं, आंकड़े जरा बताइए। जी बिल्कुल, अभी तक अगर हम बोलें कि कदम से कदम मिला के चल रहे थे पेमेंट जो संडे से तक की अगर हम बात करें तो अब बिल्कुल ही यहाँ पे F1 की रफ्तार पकड़ ली है डिजिटल पेमेंट्स ने। और ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसे जो आंकड़े हैं वो खुद ब खुद कहानी बयां कर रहे हैं। हम सिर्फ एक कंपैरिजन करते हैं कि जो संडे तक यानी कि 21 सितंबर तक का डेटा था डिजिटल पेमेंट्स का, उसको कंपेयर करते हैं सोमवार और मंगलवार से, जबकि ये जीएसटी 2.0 जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्मलाइजेशन है वो शुरू हुआ था, तो वहां से ये डेटा क्या कहता है। अभी यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल के सामने आए हैं। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि जो आरटीजीएस का आंकड़ा 21 सितंबर को कितना था, 17,166 करोड़, वो बढ़ के हो गया है अब 22 सितंबर को 8,19,000 करोड़। तो एकदम से बम्पर बढ़ोतरी यहां पे हुई है और सिर्फ 22 सितंबर को बढ़ा नहीं बल्कि सस्टेन भी किया। 23 सितंबर को 8,14,000 करोड़ तक था। इसी तरीके से नेफ्ट, जो आमतौर पे लोग एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, तो वहां पर जो आंकड़ा 21 सितंबर को था वो 21,224 करोड़ था, लेकिन ये बढ़ के हो गया कम से कम 6 से 7 गुना बढ़कर हो गया 1,58,000 करोड़। और फिर मैं बोल रहा हूं ये सस्टेन भी हुआ 1,44,000 करोड़ का। और इसी तरीके से आईएमपीएस पेमेंट का जो माध्यम है जहां पे तुरंत आपका पेमेंट क्रेडिट हो जाता है, वो भी 17,166 करोड़ था संडे के दिन, जो कि बढ़ गया 20,240 करोड़। और आगे उसमें जो सस्टेनेबिलिटी है वो रही, वो 20,113 करोड़। और कुछ इसमें आंकड़े देखते हैं, क्योंकि सिर्फ हम आरटीजीएस, नेफ्ट
या फिर IMPS की क्यों बात करें, बात करते हैं UPI की। UPI में अक्सर हम बोलते हैं कि जो रोज़मर्रा के जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, छोटे मोटे पेमेंट्स भी हम देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये आंकड़ा पूरी तरीके से इसको कैप्चर करे, लेकिन यहाँ पर भी 21 सितंबर से 22 सितंबर में खासी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। 60,320 करोड़ का आंकड़ा है 21 सितंबर का और 82,477 करोड़ रुपए का आंकड़ा है अगले ही दिन, जो कि फिर से 81,000 करोड़ रुपए तक रहा 23 सितंबर को। और यहाँ पर एक और आंकड़ा है अपने पास क्रेडिट कार्ड्स का। आमतौर पर लोग शॉपिंग करने जाते हैं, जब आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी ऐड चल रहे हैं, Amazon बोल रहा है, फ्लिपकार्ट बोल रहा है, इस तरीके से बहुत सारे शॉपिंग फेस्टिवल चल रहे हैं जो कि शुरुआत हो गई थी 22 सितंबर से। तो वहाँ पर ये आंकड़े फिर से ये बयां कर रहे हैं कि एक तो POS में क्रेडिट कार्ड पे कितना, यानी कि शॉपिंग में जाके जब आप जाते हैं दुकान में तो कितना खर्च करते हैं, वहाँ पर 1,000 से 2,000 करोड़ रुपए का, यानी कि लोग बाहर गए, ये लगभग डबल हो गया आंकड़ा। लेकिन ज़रूरी चीज़ है, जो लोग घर पे बैठे थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खर्च कम किया है, वहां पर भी बम्पर बढ़ोतरी हुई है। आप ई-कॉमर्स की जो साइट पे जाके जो क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं ना, वो आंकड़े देखिए। 21 सितंबर को 1,514 करोड़, और ये जो आगे बढ़ गया है आंकड़ा वो हो गया है 10,411 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर ई-कॉमर्स की साइट पे जाके लोगों ने खर्च किया है। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है वो 10 गुना के आसपास हुई है अगर आप क्रेडिट कार्ड्स की बात करें। और ये सिर्फ 2 दिन का डेटा है, अभी जो RBI की जो डेटा हर बार वो रिलीज करते हैं वहां से पता चला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगले 4 से 5 दिन में भी क्या ये सस्टेन होता है, पर शुरुआत तो जरूर F1 की हो गई है। क्या करेंगे इस अहम जानकारी के लिए अंकुर आपका, और डिजिटल दुनिया की धमक, और आप देखिए किस तरह से ट्रांजैक्शन रिफॉर्म्स के जरिए बूस्ट पाते हुए। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही। फिलहाल हम राजेश जी आपसे भी विदा लेंगे। थैंक यू सो मच अपनी कीमती एडवाइस आम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी कविता थपलियाल को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ET नाउ स्वदेश पर एक्शन लगातार जारी है। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार की हर हलचल विश्व मोहन लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।